प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर दोस्तों अध्याय 3 के अंतर्गत हम पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमने क्या किया है, अध्याय 2 से लेकर के हर वीडियो को जो है पार्ट में बनाने का प्रयास किया है। ठीक है ना दोस्तों, हर वीडियो को हर पार्ट को हमने जो है दोस्तों हर पार्ट को आप पढ़िए, पार्ट 1 से शुरू करिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इसी तरह से हम कंटिन्यू लगभग जितने अध्याय हैं दोस्तों सभी को हम हल करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है पढ़ेंगे भाग की क्रिया। ठीक है, भाग गुणा और भाग की संकल्पना और संक्रिया, ये हमारा मेन टॉपिक था अध्याय 3 का। उसके अंतर्गत हम दोस्तों पढ़ेंगे भाग। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भाग। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि भाग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो विभाजन की जो यह क्रिया है दोस्तों, विभाजन की यह क्रिया ही भाग कहलाती है। ठीक है, कि जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो विभाजन की यह क्रिया भाग कहलाती है। देखते हैं, जब किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या, जब किसी संख्या को किसी एक संख्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, संख्या से भाग देते हैं तो विभाजन की यह क्रिया, या किसी दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं, संख्या से विभाजित करते हैं तो विभाजन की यह क्रिया भाग कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो विभाजन की यह क्रिया जो कहलाएगी वह भाग कहलाएगी। ध्यान देना दोस्तों, आप परिभाषा को नोट डाउन करिए, फिर आगे चर्चा हम करते हैं। तो दोस्तों परिभाषा यही थी कि जब हम किसी एक संख्या को किसी दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो दोस्तों जो ये विभाजन की क्रिया होती है, यह विभाजन की क्रिया भाग कहलाती है। जैसे अगर देखा जाए, हम यहाँ कह दें कि 10/5 ऐसे कह दें, अर्थात 10 में 5 से भाग देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, ये कट गया कि नहीं, बोलिए, शेष कुछ नहीं बचा। तो यही यहाँ पे भाग हो रहा है। अब यहाँ पे बात आएगी कि भाग की क्रिया में भाग लेने वाले तत्व। ठीक है, आइए देखिए, भाग की क्रिया में भाग लेने वाले तत्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है भाग की क्रिया में आने वाले तत्व, कि भाग की क्रिया में कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, भाग की क्रिया में कौन कौन से तत्व आते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक होता है भाज्य, ठीक है, एक होता है भाजक दोस्तों, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल।
ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पे घटती हैं किसी भाग्य की क्रिया में। तो अगर यहाँ देखें भाज्य क्या है, तो ध्यान देना दोस्तों, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ठीक है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह भाज्य कहलाती है। ठीक है, दूसरा है जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है, जिस भी संख्या से भाग दिया जाएगा वह भाजक कहलाएगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे जितनी बार, जितनी बार, ध्यान देना, जितनी बार भाजक भाज्य में शामिल होता है, भाजक भाज्य में शामिल होता है, जितनी बार शामिल होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी हमने भाग दिया था 5 से, हमने 10 में भाग दिया था, तो 5 दूनी 10, ये कट गया था कि नहीं, तो 5 10 में कई बार शामिल था, 2 बार, तो यही भागफल है। आप अपने शब्दों में कह सकते हो कि जितनी बार भाग जाता है वही भागफल होता है, बस इतना कह दो। ठीक है, आगे देखेंगे शेषफल क्या है। भाग देने के बाद, ध्यान देना, भाग देने के बाद, भाग देने के बाद भाजक से, भाग देने के बाद जो बचता है, जो बचता है, ठीक है, नोट, नोट, शेषफल भाजक से छोटा होता है, शेषफल भाजक से छोटा होता है। ठीक है ना, जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होगा, अर्थात भाग देने के बाद, भाग देने के बाद भाज्य जब भाजक से छोटा हो जाता है तब वह शेषफल कहलाता है। आइए अभी कुछ हम चर्चा करेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी संख्या भाजक है, वगैरह वगैरह, इन सब की चर्चा हम करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए, जैसे यहाँ पे देखें भाग का चिन्ह क्या है, इसको पहले से ही बताना चाहिए था कि भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह है दोस्तों, ये ध्यान देना, ये भाग का चिन्ह है या भाग का संकेत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं कि हम भाग कब देते हैं। जैसे प्रश्न है कि 8 पेन हैं और यदि प्रत्येक बालक को 2-2 पेन दिए जाएं तो कितने बालकों को दिए जाएंगे। तो ध्यान देना, 8 पेन हैं, ठीक है, और प्रत्येक बालक को, प्रत्येक बालकों को 2-2 देना है, 2-2 देना है। ठीक है, तो बालक बराबर, तो बालकों की संख्या बराबर, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बालकों की संख्या। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो अब दोस्तों देखो, 2-2 पेन देना है ना, तो ध्यान देना, 2-2 पेन देना है, इसी 2 से आपको 8 में भाग देना है, और 2 चौक 8, कट गया ना। तो ध्यान देना, बालकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, अगर इसमें आप देखें भाजक कितना है, पहली बात तो भाज्य कितना है, भाज्य तो 8 हो गया, भाजक कितना है, 2 से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना है, भागफल 4 है। तो ये है शेषफल। अगर पूछा जाए इसमें शेषफल कितना है, शेषफल देखिए कुछ बचा ही नहीं है, तो शेषफल यहाँ पे 0 है। तो कुछ ऐसे ही है, एग्जाम में आ जाएगा कि 2-2 पेन देना है, 8 पेन हैं, तो बताइए कितने बालक होंगे, तो सीधा आप 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है ना, इस तरह से है। आइए कुछ और चीज़ें लेते हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ पे हैं दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित का भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम
कुछ संबंध को देखते हैं। संबंध मतलब दोस्तों भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध, ये हम यहाँ पे देखेंगे कि भाज्य, भाजक एवं भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध। आइए देखिए क्या संबंध है। यहाँ संबंध है दोस्तों कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये होता है दोस्तों संबंध। ठीक है, ये है। आपके यहाँ कुछ प्रश्न भी इस पे आधारित मिले हैं। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे दिया है दोस्तों, यदि भाजक 483 है, एक प्रश्न यहाँ पे है, उसको हल करेंगे हम। प्रश्न है कि यदि, इसको आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, यदि भाजक 483 है, ये प्रश्न है। यदि भाजक 483 है, भागफल 403 है दोस्तों, जो भागफल है 403 है। ठीक है, शेषफल दोस्तों, जो शेषफल है वो 50 है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि तो भाज्य ज्ञात कीजिए, तो भाज्य ज्ञात करो। देखो ये प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है ना, ये प्रश्न यहाँ पे है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखते हैं कि भाज्य बराबर फार्मूला हमारा है भाजक गुणे भागफल। तो भाजक कितना है 483, भागफल है 403, शेषफल देखो ये लिखा है जोड़ दो 50। तो इसी को हम हल करेंगे। ठीक है, और हमको उत्तर मिलेगा। ठीक है ना, तो आइए हल करके उत्तर निकालते हैं। अगर ये ना याद रहेगा तो ये आना मुश्किल है। तो आइए देखिए प्रश्न को हल कर देते हैं ना कि कितना आएगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, 483 इंटू 403, 403 और प्लस 50, यही करना है। तो चलिए 483 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 3 प्लस 50। चलिए करिए, इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 2 जीरो आगे बढ़ जाएगा, 4 तिहाई 12 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4 8 32 1 33 की 3 हासिल 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 3 19 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक की 9, अब इससे 3 में से 3 त्रिक की 9 होगा, 3 8 24 की 4 हासिल 2 है, 4 चौक 3 चौक 12 और 2 14 हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे 50। आइए इनको हम जोड़ लेंगे, उत्तर हमारा आएगा 9 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ पे, 5 4 9, फिर से 9 यहाँ पे बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समाप्त हो गया। 4 और 2 ये हो जाएगा 6 और 3 1 ये हो जाएगा 4 और 19 बना रहेगा। तो 1,94,699 इतना आएगा, 1,94,699। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सवाल तो हमने लिख दिया था, सवाल को आप लिख लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। आइए देखिए कुछ यहाँ पे है, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया, ये है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया नंबर 1। जिस प्रकार से हमने गुणा में संवरक नियम, वितरण नियम, क्रमव्रमेय नियम, साहचर्य नियम ये सब पढ़े थे, उसी तरह से भाग में भी कुछ नियम हैं। जैसे है भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। आइए, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। चलिए भाग की प्रक्रिया देखो, गुणा में हम आपने पढ़ा था कि यदि हम दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो क्या यहाँ भी यही होगा क्या?
कि यदि हम किसी पूर्ण संख्या को किसी पूर्ण संख्या से भाग दें तो हमें पूर्ण ही प्राप्त हो? ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हम 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा जो एक पूर्ण संख्या होगी, लेकिन हम 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2.5 आएगा जो पूर्ण संख्या नहीं होगी, है ना। तो इस तरह से है। आइए देखते हैं। तो ध्यान देना, एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता है। ये नियम कह रहा है कि एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग देने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता है। ध्यान देना। तो समझ में आया कि नहीं कि एक संख्या को दूसरी संख्या से अगर विभाजित किया जाता है तो भागफल सदैव पूर्ण संख्या नहीं आता है। अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। ठीक है। अतः विभाजन की संक्रिया ध्यान देना, अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। दोस्तों, हमने वहाँ गुणा में देखा था कि पूर्ण संख्याओं को गुणा करते थे तो गुणा ही पूर्ण संख्या ही आती थी, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, हमने आपको बताया है। ठीक है ना, कि अगर 2 में 4 से भाग देंगे, नहीं 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन 5 से भाग देंगे 2.5 आएगा जो पूर्ण नहीं होगा। 2.5 है ना वो। ठीक है ना, इस तरह से है। आइए 0 से पूर्ण संख्याओं के भाग का परीक्षण अगला दूसरा देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, अगर हम 0 से किसी पूर्ण संख्या में भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं है, अर्थात बहुत बार जाता है। जैसे देखो, 0 से पूर्ण संख्या में भाग देने पर, पहले लिख लेते हैं, 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग, 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है, निश्चित नहीं है। परिभाषित नहीं होना मतलब निश्चित न होना। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि 0 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि 0 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता है। 0 नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम 0 से भाग देते हैं तो शेषफल कभी 0 नहीं प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं 0 से हमको भाग देना है, 5 को ही ले लेते हैं। चलो 3 बार ले जाओ तो 3 0 0, फिर से देखो 5 बच गया। 7 बार ले जाओ, 7 0 0, फिर से 5 बच गया। देख रहे हैं ना। फिर अगर देखेंगे, चाहे जितनी बार ले जाएंगे, अगर आप भाग ऐसे देते रहो, हमेशा 5 बचता रहेगा और ये जाता रहेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि परिभाषित नहीं है। ठीक है ना, और निश्चित भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना। तो वही चीज़ दोस्तों, ये परिभाषित नहीं है, यानी कोई मान निश्चित नहीं है। एक मान तो आएगा, लेकिन वो मान निश्चित नहीं है कि कौन सा मान होगा। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है ये परिभाषित नहीं है, अनिश्चित है ये। तो यही चीज़ है कि 0 से पूर्ण संख्याओं को
पूर्ण संख्याओं में भाग अपरिभाषित है, इसे आप कह सकते हो परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, अपरिभाषित। निश्चित न होना को ही कहा जाता है अपरिभाषित होना। ठीक है, चलिए पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण आइए देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। पूर्ण संख्याओं में एक से भाग का परीक्षण। एक से भाग का परीक्षण। अगर दोस्तों कोई पूर्ण संख्या है, अगर हम एक से उसमें भाग देते हैं तो कितना आता है, तो वह पूर्ण संख्या ही आती है। तो वही यहाँ पे लिखना है, आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ। आइए तो ध्यान देना, किसी पूर्ण संख्या में एक से भाग देने पर भागफल वही पूर्ण संख्या आती है। भागफल वही पूर्ण संख्या आती है। ठीक है, कैसे देखो, मान लेते हैं 7 एक पूर्ण संख्या, इसमें हम एक से भाग दें, बोलो कई बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो ये कट गया। मान लेते एक से हमको यहाँ पर मान लो 3 में भाग देना है, तो 1 × 3 3 बार गए, ये कट गया। देखो आ नहीं रहा है क्या, वही चीज़ यह कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यही था एक से भाग देने का परीक्षण। ठीक है, अगला है शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग का परीक्षण। आइए देखते हैं कि शून्य में किसी शून्येतर, ठीक है, शून्येतर माने होता है शून्य से इतर या अलग। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण ये करना है। अगर शून्य में हम किसी शून्य से इतर संख्या से भाग देते हैं तो कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अगर हम शून्य में किसी इतर संख्या से भाग देते हैं तो शून्य ही आता है। तो ध्यान देना, इसका देखेंगे ये क्या होगा। शून्य में शून्येतर से भाग देने पर शून्य आता है। ठीक है, मान लेते हैं ये शून्य है, इसमें हम 5 से भाग दे दें तो 5 0 0, देख रहे हैं पूरा ख़त्म हो गया। जैसे मान लेते हैं ये शून्य है, इसमें हमको कह दिया जाए 10 से भाग दे दो, 10 0 0, ये कट गया। समझ में आया कि नहीं। अगर हम शून्य में शून्येतर, पहले इसको देखो, शून्येतर मतलब होता है शून्य से अलग, शून्य ना हो, शून्येतर माने शून्य से अलग। जैसे हमने 10 लिया, 7 लिए, शून्य से अलग है ना। तो किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य में किसी शून्येतर से भाग दे रहे हैं, देख रहे हैं या, तो शून्येतर से भाग देते हैं तो शून्य ही आता है। ठीक है, आइए देखते हैं, एक आध नियम और होंगे उनको भी पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल है उसको हम करवा देते हैं। आइए देखिए, अगला है कि किसी शून्येतर पूर्णांक में, ध्यान देना, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। ध्यान देना, उसी शून्येतर पूर्ण संख्या का परीक्षण आप लिख सकते हो। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे होगा, जैसे दोस्तों देखो, 5 को अगर 5 से भाग देते हैं तो 1 आएगा, 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 100 को 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 20 को 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 15 को 15 से भाग देंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर शून्य से अलग किसी संख्या में हम उसी शून्येतर से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा 1 आता है। ध्यान देना, तो ये होगा किसी
शून्येतर किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। ठीक है ना, भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे देखो, अगर 5 में हमने 5 से भाग दिया तो 5 ही करनी, 5 ये कट चुका है। हमने जैसे 8 से हमने 8 में भाग दिया तो 8 ही करनी, 8 ये भी कट चुका है। हमने 13 से 13 में भाग दिया, 13 ही करना, 13 ये कट चुका है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरह से जितने भाग पर जो नियम थे वो समाप्त हुए। ठीक है ना। चलिए देखिए, कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, हम पढ़ेंगे, उनको लिखेंगे भी। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि दोस्तों जो है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है जहां p भागे p बराबर p आ जाए? ठीक है। क्या कोई ऐसी संख्या है जो p से p में भाग दे फिर वही आ जाए? जैसे देखो, हम कहते हैं 5 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो 1 आता है, p तो आया नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? p बराबर 1 लेना होगा। तो 1 भागे 1 करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो ध्यान देना, हाँ आपको लिखना होगा, हाँ p बराबर 1 है। ठीक है, कि हम 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ये 5 नहीं हो सकता है, केवल एक ही संख्या वो है क्या है? 1 है, p बराबर 1 है। ठीक है ना। कुछ इस तरह से है। आइए देखते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं जो आपके यहाँ सवाल हैं। कह रहा है कि महेश ने एक प्रश्न का हल करने के बाद बताया कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। महेश ने एक प्रश्न का हल करने के बाद बताया कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना है। ठीक है, तो ध्यान देना, शेष हम मान लें शेषफल x है। ठीक है, तो भागफल जो है वो शेषफल का 4 गुना है, तो 4x हो गया। ठीक है, तथा भाजक भागफल का 18 गुना है। तथा जो भाजक है ना दोस्तों, ये भागफल का 18 गुना, 18 से गुणा कर दो, 72x है। ठीक है, यदि शेषफल 52 है, यहाँ दे दिया बाद में कि शेषफल बराबर 52, अब दे दिया, तो कह रहा है कि भाज्य क्या है। आइए भाज्य हम बताते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर आप समझो, ये दिया है ना 4x बराबर 52 दिया, x बराबर 13 आ गया। समझ में आया? तो आप देखेंगे यहाँ जो शेषफल है वो 13 है, ये तो 52 दे ही दिया। अब देखिए, चलिए देखते हैं फार्मूला लिख करके कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल अवधन शेषफल। ये हमारा नियम है। तो देखिए, भाजक कितना है? 72x है, तो 72 गुणे हम 13 लिख दें। ठीक है, देखिए भागफल 72x है, तो 72x लिख दो, गुणे भागफल कितना है? 4x है, तो 4x लिख दो। शेषफल कितना है? 52, ये दे दिया है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं फिर से। महेश ने एक प्रश्न का हल करने के बाद बताया कि भागफल शेषफल का 4 गुना है। भागफल शेषफल का 4 गुना है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं अभी। ठीक है, ये सही है। फिर कह रहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 18 गुना है। जो भागफल है वो भागफल का 18 गुना, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि अगर यदि शेषफल 52 है, शेषफल 52 है, यानी x की वैल्यू तो 52 है। ठीक है, हमने सोचा कि भागफल, यदि शेषफल 52 है, भाई हमने भागफल कर दिया, शेषफल 52 है तो ये 52 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 52 जानो बस। आगे देखते हैं, तो यहाँ शेषफल हमने x माना है, ऐसे लिख लो। चलिए आगे देखते हैं।
तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये हो गया। ध्यान देना। अब यहाँ देखेंगे क्या है, 288 है। देखिए शेषफल 52 है, शेषफल x, x का मान 52 है, तो यहाँ लिखेंगे 52 गुणे 52 प्लस 52। ठीक है, इनका आप गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिए। जब इसको हम हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 6। ठीक है, थोड़ा सा रंग जा रहा है ये क्यों। 2 दूनी 4, 38, 34, सही है, ठीक आएगा। तो आ जाएगा दोस्तों 77 80 70 88 04। आप गुणा करिएगा, 100% सही होगा। ठीक है ना, ये गुणा यही आएगा। और आप वैसे भी इसको लगा सकते थे। लगाएंगे कैसे, पहली बात तो इस तरह से मान करके आप लगा लें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी तरह भी आइए बता देते हैं। एक तरीका आपको ये समझ में आया होगा, आइए दूसरा तरीका भी बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठना है भाई। बैक को एक सबसे ज़्यादा गणित में ही लगते हैं, ध्यान देना इस बात को। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये हमारा नियम है। जो जो उसने कहा उसको करो। देखो कह रहा है कि शेषफल 52 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, शेषफल को 52 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसने कहा कि भागफल शेषफल का 4 गुना है, तो ध्यान देना, जो भागफल है ना शेषफल का 4 गुना है, तो 52 गुणे 4 कर दो, ये हो गया भागफल। 4 गुना इसका हुआ कि नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है कि भागफल शेषफल का 4 गुना है, और भाजक भागफल का 18 गुना है। ये भाजक है और भागफल ये है ना, नहीं, भाजक भागफल का 18 गुना है, भागफल ये है। तो यहाँ लिखो 52 गुणे 4 इंटू में आप 18 कर दो। अब समझ में आया, ये इसका 4 गुना हो गया। अब इसको हम गुणा करेंगे, जो आएगा इसका गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, आपका उत्तर आएगा। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसमें से पूरे में 52 है कामन, यहाँ 52, यहाँ 52, यहाँ 52, अरे राम राम, गुणा करना पड़ेगा ही। चलिए करते हैं। 5 देखो, 5 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 पंचे 20, 208 इंटू 18, फिर से ये हो गया 208। ठीक है, ये हो गया 52, करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, अब अगर देखें, इनका सबका गुणा करो और फिर इनका गुणा करो, तो फिर आपका वही आएगा 77 88 04। ठीक है ना, इसका गुणा करिएगा और इतना आएगा। तो इस तरह से है दोस्तों। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न हैं उनको लेते हैं। कह रहा है एक पेटी में 121 आम आते हैं। एक पेटी है, उसमें 121 आम हैं। ठीक है, सुनिएगा, सुन करके आप सवाल भी लिख सकते हो। एक पेटी में 121 आम आते हैं। राम के गोदाम में ऐसे 7275 पेटी है, बताइए कितने आम हैं। गोदाम में कितने आम हैं। एक में इतने पेटी हैं, नहीं इतने आम, एक पेटी में आम बराबर इतना, कुल पेटी बराबर, जो कुल पेटी है वो 1275 है, तो कुल आम बराबर, कुल आम कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान देना। जब एक पेटी में इतने हैं तो इतने पेटी में कितने होंगे, ध्यान देना। जब एक का बता के ज़्यादा का पूछता है तो हम गुणा ही करते हैं। तो यहाँ गुणा करिए, 1275, फिर गुणा करना होगा 121 से, गुणा कर लेते हैं। 1 से करेंगे तो वही सीधा 1 5 7 2, 1 उतरेगा। चले 2 से करिए, 2 पंचे 10, हाँ 1 2 से 14, 15 5 हासिल, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 कन्नम 2। फिर यहाँ देखते हैं 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 दुक्के 2 कन्नम 1, इसे आप जोड़ लीजिए। 5 7, 5 5 10 2 12 हासिल 1, 7 5 12 13 14 हासिल 1, 4 1 5 1। तो दोस्तों 1,54,275। ठीक है ना, इतने आम यहाँ पे होंगे। आइए चलते हैं, कुछ और प्रश्न हैं उनको भी हम लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है ना, आइए समीकरणों को हल करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे समीकरण हैं। 4 के बाद बड़ा कोष्टक लगा हुआ है,
फिर लिखा है 17 प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद मझला कोष्टक लगा है 2 लिखा हुआ है प्लस 5, फिर छोटा कोष्टक में 4 माइनस 2, ठीक है, मझला कोष्टक बंद हो गया, फिर बड़ा कोष्टक। इसी को हल करने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है। आइए हल करते हैं बहुत सावधानी से। पहले हम छोटे कोष्टक के पास जाएंगे, तो 17 प्लस इसको लिख देंगे 2 प्लस 5, यहाँ बताओ कितना होगा 2, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ 2 लिख दो, काम खत्म, छोटा कोष्टक टूट गया है। तो 4 × 17 प्लस, देखो ये कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, तो हो जाएगा 4 × ये हो जाएगा 29, इसको 4 9 36 की 6 हासिल 3 4 दूनी 8 116 आएगा, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे। तो पहले छोटे कोष्टक तोड़ेंगे, फिर मझले कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर बड़े कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न हैं। कह रहा है -8 ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है गुणे प्लस 75, ये कह रहा है क्या, फिर कह रहा है गुणे 0, ऐसे कह रहा है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जब किसी संख्या में 0 से गुणा है और सब में गुणा लगा हुआ है तो पूरा मान कितना हो जाएगा 0, ध्यान देना। इससे गुणा करेंगे 0, फिर इससे गुणा करेंगे 0 ही आएगा। देखिए कुछ और मान है, 13 माइनस 8 गुणे 2, फिर दिया है प्लस 3, इसका मान क्या होगा, तो ध्यान देना 13 माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस 3, और 13 और ये 3, ये 16 हो गया, माइनस 16 कट गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से है, हम हल कर लेंगे। आइए कुछ और सवालें हैं, उनको हल करते हैं। सवाल यहाँ पे दोस्तों दिया है 3ABC, ठीक है। आगे दिया है 2AB², फिर आगे दिया है -5ABC, फिर आगे दिया है प्लस 3AB², ऐसे दिया है। फिर कह रहा है को सरल करो, को सरल, ध्यान देना गणित में सरल करने के लिए कहता है। तो देखो 3ABC यहाँ पे, ABC यहाँ पे, तो देखो 5 में से 3 घटेगा तो -2ABC बचेगा, ठीक है। और 2AB², 3AB² घटेगा तो क्या बचेगा, प्लस पहली बात बचेगा, और बचेगा क्या, AB² बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा -2ABC इंटू फिर प्लस AB², ठीक है ना, यही होना चाहिए। अब चलिए कुछ बड़ा है नहीं, आप AB² आगे कर लो, -2ABC ऐसे लिख दो। अब इसमें AB कॉमन उमन हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसी तरह से आप हल कर दीजिए, बहुत है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न हैं उनको भी हल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 121 भागे, देखो 121 भागे बड़े कोष्टक में 16, फिर उसके बाद माइनस मझले कोष्टक में 14, फिर उसके बाद -3 × 9 -6, ये मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक पर। दोस्तों अब सवालें लिखना तो पड़ेगा ही, नहीं आपको हम कैसे समझाएंगे। भाग सबसे बाद में करेंगे, पहले छोटे कोष्टक के पास जाएंगे। 121, चलिए 16 माइनस 14 -3, चलो कितना बचेगा, 9 में 6 गया तो 3 ही बचेगा, चलो बंद कर दो। तो 121, ध्यान देना 121 भागे 16 माइनस, ये बताओ 14, दोनों में गुणा चिन्ह है तो 3 3 9 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 121 भागे 16 माइनस, देखो कितना बचेगा, 5 बचेगा कि नहीं, अरे 14 में से 9 जाए 5 ही बचे। 121 भागे, यहाँ 11 बचेगा, ये हो जाएगा, यहाँ अगर देखिए ना दिख रहा हो तो हो जाएगा 121/11, 11 ग्राम में 121 होता है, आपका 11 उत्तर आएगा, ठीक है ना। इस तरह से है जी, ठीक है। आइए कुछ और सवालें हैं हम लेते हैं। जिसको आता है वो सोचता होगा ये क्या पढ़ा रहे हो, जिसको नहीं आता वो सोचता होगा अरे यार अच्छा हुआ कि मुझे मिल गया है, इसीलिए कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। x इंटू दिया है y - z, फिर आगे दिया है दोस्तों y इंटू z - x, फिर दिया है दोस्तों z इंटू x - y, और आपसे पूछ रहा है इसका मान का मान क्या होगा। ऐसी सवालों में ज़्यादातर 0 उत्तर आता है, फिर भी देखते हैं होगा कितना। आइए चलिए, तो x से इसमें गुणा करो x से गुणा करो xz, y से गुणा करोगे yz, इसको करोगे तो -xy, इसको करोगे तो ध्यान देना xz या zx, और यहाँ पर -zy। तो देखो zy या yz एक ही होता है, xy xy ये zx या xz ये होता है, आ गया 0 ना,
तो वही चीज़ें हैं, हमने बताया था 0 आएगा। दूसरा कह रहा है x + 5 का होल स्क्वायर का मान, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों x + 5 का x + 5 में ही गुणा करना, इस तरह से है। आप इस तरीके से इस तरह गुणा कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा कि x + 5 का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर x का वर्ग कर दो प्लस b स्क्वायर 5 का वर्ग कर दो प्लस 2ab x गुणे 5, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, ये 5 लिखा है दोस्तों, और फिर 5 दूनी 10x, ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से कर लीजिए, गुणा भी कर सकते थे, यहाँ पे गुणा रहने दीजिए, बहुत छोटे क्लासों के लिए होता है। इस तरह से आप a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसी से लगाइए, a + b का होल स्क्वायर होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, उसी से इसको हल कर दें। आए देखिए कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी हम लेने का प्रयास करते हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा है, फिर भी आप लोग स्किप मत करिए, कायदे से देखिए ताकि अच्छा नंबर आए, ठीक है। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी की लंबाई, आइए प्रश्न लिख ही लेते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में पार करती है, ठीक है। वह एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान देना। चलिए रेलगाड़ी है वह किसी एक रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है, वह एक खंभे को पार करती, देखिए ये है खंभा, और उसकी लंबाई ट्रेन है, इधर ध्यान देना, ये ट्रेन है, इसमें लगे हुए हैं पहिए, ठीक है, और इसमें बने हुए हैं डिब्बे, ये पूरी रेलगाड़ी है दोस्तों, ध्यान देना, इसी में सब लोग बैठे हुए हैं, देखो ये लोग बैठ गए इसमें, है ना। और इसकी लंबाई है कितनी, ध्यान देना, कह रहा है कि 270 मीटर है ये, ध्यान देना 270 मीटर, आपके समझ में आ जाएगा, आजीवन नहीं भूलोगे। और मान लेते हैं ये यहाँ पे खंभे पास खड़ी है। अच्छा ये बताओ रेलगाड़ी को खंभे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलना होगा, पूरा 270 उठा के अगर यहाँ रख दिया जाए तो रेलगाड़ी पार हो जाएगी कि नहीं, तो ध्यान देना ये रेलगाड़ी इधर खंभे को पार करने के लिए, इस खंभे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कितना चलना होगा, 270 मीटर, तो यहाँ दूरी आपकी आ गई, दूरी बराबर 270 मीटर, ये है, ध्यान देना। आप यहाँ तय दूरी लिख सकते हैं, तय दूरी 270 मीटर है, और कह रहा 9 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो यहाँ समय जो है, समय आ गया 9 सेकंड, ठीक है। तो कह रहा उसकी चाल क्या है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही तो होता है, दूरी बटा समय। ध्यान देना खंबे की कोई चौड़ाई नहीं होती है, ध्यान देना, नहीं तो इसकी चौड़ाई भी पुल उल को पार करता, प्लेटफार्म को पार करता, नदी पहाड़ को पार करता, तो हम यहाँ पर उसकी भी चौड़ाई लेते हैं, खंबे की कोई चौड़ाई नहीं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चलो दूरी है कितनी, 270 है, 270, और ये मीटर में है, और समय कितना 9 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 9 सेकंड लग रहा है, 9 त्रिक का 27, तो दोस्तों ये जो आया, ये आया 30 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इतने से बात नहीं बनी, इतने से बात नहीं बनी, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, है ना। तो ध्यान देना 30 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, 18/5, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। देखो तो 5 छंग 30 हो जाएगा, 18 छक का 108 ना, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका उत्तर होगा। तो इसको आप याद कर लीजिए कि किलोमीटर पर नहीं, मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। अगर आप इतना सीख गए हों तो आइए कुछ और बता देते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप कैसे बदलेंगे, देखो ये क्या लिखा था, 30 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा उत्तर आया था।
इसका मतलब है कि 30 मीटर बटा 1 सेकंड। इसका मतलब तो यही हुआ। 30 मीटर को अगर हम 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर बन जाएगा। 1 सेकंड को अगर 3600 से भाग दे देंगे तो वह क्या घंटा बन जाएगा। ध्यान देना। तो दोस्तों ये हो जाएगा 30 बटा 1000 गुणे 36 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से देखो 30 बटा 1000 है, ये 36 बटा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भाग वाला गुणा में जाता है तो संख्याएं अंश का हर का अंश अर्थात पलट जाती हैं। तो देखो 1 2 3 1 2 और ये 3 हो गया और 36 तिहाइयाँ 108 किलोमीटर प्रति घंटा ये तैयार हो गया। अगर आप इसको भूल गए हैं तो आप इस तरह से लगाइए भाई, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मेथड से। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है यदि यहाँ पर कह रहा है यदि a बराबर -2 हो। a बराबर -2 आप ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे हल होगा ये। आइए तो देखिए a बराबर -2 रखने पर रख दीजिए -2 तो हो जाएगा 5 -2 का होल स्क्वायर 4 गुणे -2 फिर -2 पहले से है तो हो जाएगा 5 इंटू ये 4 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का वर्ग होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर ये 4 दूनी -8 माइनस तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस ये दोनों जुड़ेंगे आपस में 10 हो जाएगा, तो उत्तर आपका 10 आएगा। ठीक है, तो 10 आपका उत्तर आएगा। चलिए देखते हैं, कुछ और सवाल हैं उनको और लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी सवाल है। यहाँ सवाल है 18 माइनस बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, फिर लिखा है 14 प्लस, फिर दोस्तों उसके बाद मझला कोष्टक लगाया 16 माइनस 18, फिर उसके बाद -5, फिर मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। इसको हल करेंगे तो देखो 18 आएगा। कह रहा है कि को हल का मान बताइए, का मान। ये सवाल आपकी है, आपकी एग्जाम में आई हुई है। तो 18 पहले छोटे कोष्टक पास पहुँचेंगे, 18 14 फिर प्लस 16 माइनस घटाइए कितना बचेगा 13। अरे 18 में 5 जाए 13 तो बचे। फिर ये हो गया 18 माइनस 14 प्लस यहाँ बताइए कितना बचेगा 3, तो जाएगा 18 माइनस 14 3 17, अर्थात इसका मान 1 आएगा। ठीक है ना। कुछ और सवालें हैं, देखिए वो सवाल क्या कह रही हैं। कह रहा है कि x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल। देखिए x माइनस वाई में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि योगफल, क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें कि 3 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, 3 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए, 3 में क्या जोड़े 5 हो जाए, यही 5 में से 3 घटा दो 2 उत्तर आएगा। 3 में से 3 में 2 जोड़ोगे 5 हो जाएगा। फिर से 100 में क्या जोड़ें कि 150 हो जाए, 100 में क्या जोड़ें, 100 में क्या जोड़ें कि 150 हो जाए। ऐसे कर दो x बराबर 150 माइनस 100 बराबर 50, ऐसे भी कर सकते हो, माना x जोड़ें। वैसे आइए इसमें जोड़ के बताते हैं। कह रहा है कि x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि 2x प्लस वाई हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे माना p जोड़ने पर, माना p जोड़ने पर। चलो तो x प्लस वाई, x माइनस वाई पहले से था, माइनस वाई प्लस p जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। p का मान ज्ञात करना है क्योंकि p को हमने मान लिया है, तो p बराबर हो जाएगा 2x प्लस वाई पहले से था, ये जाएगा तो माइनस x और प्लस, देखो ये जाएगा प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो p बराबर हो जाएगा 2x में x जाएगा तो x बचेगा और 1 1 कई y 2y, ये आपका उत्तर आया। तो x प्लस 2y जोड़ने पर ये जो है 2y प्लस 2x प्लस वाई प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग सारे प्रश्नों को हमने हल करने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ भाग थे जिनको हम छोड़ कर के आगे बढ़े थे, ठीक है ना, उनको हल करते हैं। कुछ भाग यहाँ पे दिया गया है
जैसे यहाँ पे भाग था कुछ भाग जी, 78 54 शायद 16 भी है, हाँ 16 और भागे 205 है। कह रहा है इसको भाग दीजिए। देखिए कुछ नहीं करना है, 205 से आपको 785 416 में भाग दे दीजिए। देखिए 4 बार तो 8 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, तो 3 बार ले लीजिए। 3 बार करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हासिल है, 3 0 0 में 1 जोड़ दो, ये हो गया 3 दूनी 6, घटाइए इसको 0 होगा। फिर 8 में से 7 होगा, फिर यहाँ 7 में से छा गया 1 बचेगा। ठीक है, अगला जोड़ा हम 4 का उतारेंगे। 8 बार तो नहीं जाएगा, नहीं 8 बार जाएगा 1600, 9 बार नहीं जाएगा, तो 8 बार ले जाइए। तो 8 पंचे 40 की 0 हासिल 4, 8 0 0 4 पूरा ले लीजिए, 8 दूनी 1600 है क्या, घटाइए इसको 4 बचेगा। 10 में से 6 गया, 10 में 4 गया 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, जो है ये 10 था, 6 में 6 गया, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अगला जोड़ा हम अगला क्या उतारेंगे, 1 को उतारेंगे। 3 बार ले जाइए, 3 बार 615 होगा, घटाइए इनको। चलिए यहाँ घटा के लिख लेते हो, 7 आपको ना दिखाई दे। 15 देखो, 11 में से 5 गया 6 बचेगा। फिर एक यहाँ गया था 3, 3 में से गया 2 बचेगा, केवल 26 बचेगा। यहाँ 26 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अगला क्या है, 6 है। फिर हम 1 बार ले जाएंगे तो 205 होगा, घटाइए, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा, 61 आपका शेष आएगा। ठीक है, 61 आपका शेष आएगा। इस तरह से भाग की संक्रिया आपको करना है। हमने सोचा बता देनी, आप कहेंगे सब छोड़ के तो निकल लिए, आप भाग भी नहीं बताएं। भाग देना आपको आता होगा, क्योंकि आप जो है तीसरी चौथी क्लास से ही भाग लगाना सीख रहे हैं लोग। ठीक है, आइए चाहो तो एक आध भाग और ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है 96 10, इसको आप करिएगा, हम नहीं करेंगे। 96 10 275 भागे, ठीक है 885। ठीक है, यहाँ हम आपसे शेष पूछेंगे, आप कमेंट बॉक्स में शेष फल बताइएगा कि शेष फल कितना बच रहा है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर दोस्तों आपके कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पे है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणा आप करिए। ठीक है, भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है कि देखिए कुछ प्रश्न और यहाँ पे दिए गए हैं। कह रहा कि 8/9, ठीक है 8/9 फिर प्लस -4/9 का मान क्या होगा। इतना सरल प्रश्न है। तो देखिए कैसे इसे हल करेंगे हम। तो हम यहाँ लिखेंगे 8/9 फिर -4/9, हर समान है, 8 में 4 गेन 4, तो 4/9 आपका उत्तर होगा। इस तरह से ये है। ठीक है, कुछ और प्रश्न हैं। कह रहा है कि a - b - 2a का मान, ऐसे कह रहा है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो होगा, ध्यान देना, जब माइनस चिन्ह अंदर जाता है अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो -b हो जाएगा, माइनस प्लस 2a हो जाएगा। जब माइनस चिन्ह कोष्टक के अंदर जाएगा तो कोष्टक के अंदर जो भी संख्या होंगी उनका चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 3 है, 3a - b, इसका मान ये होगा। ठीक है, आप देखेंगे विकल्प में कुछ ना कुछ मिलेगा। आइए कुछ प्रश्न और ले लेते हैं। एक प्रश्न है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक छात्र को 2 आम दिए जाएं तो 8 आम कितने छात्र को दिए जाएंगे। देखो प्रत्येक को 2 आम मिल रहा है तो कुल 8 आम है, तो तुरंत भाग दीजिए, 2 चौक 8। ये कट गया कि नहीं, बस आपकी किताब में ये प्रश्न था, हमने लिया है। एक प्रश्न और दे दिया कि 4/12 का मान। ठीक है, तो 4/12 मतलब 4/12, 4 का नाम 4, 4 3 12, 1/3 आएगा। ठीक है, जो पीछे रहता है उससे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो ये है 4/12, हाँ 4/12 अर्थात 4/12, तो 1/3 आएगा। यहाँ पे दोस्तों विकल्प भी नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अध्याय 4 होगा, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, और वो हमारा जो होगा पार्ट नंबर 6 होगा। दोस्तों हम यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित के हर चैप्टर को पार्ट में ही लेकर के चल रहे हैं। आप पार्ट 1 से जितने भी पार्ट बनेंगे एग्जाम तक, ठीक है ना, हम उसी में अध्ययन करते निकल चलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में। तब तक आप लोग
खुश रहिए, मस्त रहिए, आह्लादित और प्रसन्न रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।